मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटीज। क्लास 8th का एनसीईआरटी का चैप्टर है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ठीक है ना, चैप्टर नंबर 7। ठीक है ना, तो चैप्टर शुरू होने से पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि कंपेयरिंग क्वांटिटीज है क्या। ठीक है ना, जैसे कि चैप्टर के नाम से पता चल रहा है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, यानी किसी भी चीज का किसी भी चीजों का कंपेयर करना। ठीक है ना, कंपेयर किनका करना, सेम यूनिट वालों का। ठीक है ना, आप लोग ध्यान रखना कि कंपेयर तो करना है हमें इस चैप्टर में, लेकिन किसका, सेम यूनिट वालों का। सेम यूनिट कहने का मतलब क्या है कि बंदे हैं। ठीक है ना, सपोज दो आदमी है, राम एंड श्याम। ठीक है ना, इसकी आयु मान लो इस 10 वर्ष है और इसकी मान लो 20 ईयर्स है। ठीक है ना, ये इनकी एज है। ठीक है ना, मानो 10 ईयर्स राम की एज है, श्याम की 10 ईयर्स। कहने का मतलब क्या है, दोनों का एज जो है ईयर्स में। ठीक है ना, तो इनके बीच में कंपेयर कैसे होगा, इनके बीच में हम कंपेयर कैसे करेंगे। हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं कि राम जो है श्याम से क्या है, आधा है। कह सकते हैं ना कि श्याम की, या ये कह सकते हैं कि राम से दुगने एज का श्याम है। ठीक है ना, राम की एज से डबल एज है श्याम की, कह सकते हैं ना। या राम की एज श्याम से 1/2 है। ठीक है ना, ये क्या है, कंपेरिजन है, दोनों में कंपेरिजन है। उसी तरह खाली इसका नहीं, किसी भी चीज का हम कंपेयर करते हैं। ठीक है ना, किसी भी चीज का उसमें क्या होनी चाहिए, सेम यूनिट होनी चाहिए। ठीक है ना, ये नहीं कि अलग अलग यूनिट में नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, अगर कोई दौड़ रहा है तो वो दौड़ क्या रहा है, मीटर पर सेकंड में दौड़ रहा है, तो दोनों का मीटर पर सेकंड में करना है। ये नहीं किसी का किलोमीटर पर घंटे में और किसी का मीटर, तो उसमें क्या है, हमें एक दूसरे को कन्वर्ट करना है और सेम यूनिट लाके फिर कंपेयर करना है। ठीक है ना, तो ये है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। अब इसमें सबसे पहले आता है रेशियो। ठीक है ना, तो कंपेयरिंग में सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेशियो के बारे में। ठीक है ना, अब रेशियो क्या होता है, ये रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ 2 और मोर क्वांटिटीज विद द सेम यूनिट्स, यानी दो या दो से अधिक। ठीक है ना, दो या दो से अधिक क्वांटिटीज जिसका यूनिट्स सेम हो, उनका जो आपस में कंपैरिजन होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेशियो। ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, रेशियो। आप रेशियो कंपेयर्स टू क्वांटिटीज बाय डिवीजन, आप इसको दर्शाते कैसे हैं, इसको कैसे निकालते हैं, कंपेयर कैसे करते हैं, इसको डिवीजन मेथड से। जैसे हम अधिकतर देखते हैं रेशियो कैसे दिखाते हैं, 3:4। ठीक है ना, 3:4। अब ये जो दो बिंदी है, इसको, ये रेशियो का क्या होता है, साइन होता है। ठीक है ना, इसको पढ़ते क्या है, इसको पढ़ते हैं मैथमेटिकल में इस टू। आप ध्यान रखना, इसको पढ़ते हैं इस टू। ठीक है ना, जैसे 4:7। ठीक है ना, या 8:13। इसको इस तरह से पढ़ते हैं, इस टू करके पढ़ते हैं इसको। और इसको दिखाते कैसे हैं, इसको डोनेट कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, 4/7। ठीक है ना, जैसे कह रहा है, ये रेशियो कंपेयर्स ऑफ टू क्वांटिटीज बाय डिवीजन। ठीक है ना, इसको कैसे करते हैं, 8/13। ठीक है ना, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, इसको पढ़ते क्या है, इस टू, और ये कंपेयर का रेशियो का जो साइन होता है, ये दो बिंदु होता है, किसी भी दो क्वांटिटीज के बीच में दो बिंदु, ऊपर नीचे दो बिंदु होता है। ठीक है ना, तो ये, ठीक है ना, तो रेशियो के बाद अगला क्या आता है, प्रोपोर्शन आता है। अब प्रोपोर्शन किसे कहते हैं, ए प्रोपोर्शन इज अ सिंपली स्टेटमेंट दैट टू रेशियोज आर इक्वल। ठीक है ना, ये क्या है, सिंपली एक स्टेटमेंट है जिसमें दो रेशियो को, जैसे हम रेशियो करते हैं, दो रेशियो को इक्वल दिखाते हैं, स्टेटमेंट है। ठीक है ना, जैसे कोई भी रेशियो है, A:B। ठीक है ना, और C:D। ठीक है ना,
कोई भी ये दो रेशियो है दो, ठीक है ना, अगर इनके बीच में हम सिंप्लीफाई करने के लिए इक्वल का लगा दें, जैसे ए इज टू बी इक्वल टू सी इक्वल इज टू डी, तो ये जो इक्वल दो रेशियो के बीच में अगर इक्वल का साइन आ गया तो ये क्या बन गया, प्रपोजन, प्रपोजन बन गया, ठीक है ना, प्रपोजन बन गया। अब इसको डोनेट के इसको दिखाते कैसे हैं, इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं, जैसे हमने कहा था रेशियो को किस में डिवाइड फॉर्म में दिखाते ना, तो इसको भी डिवाइड फॉर्म में दिखा सकते हैं, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, इस तरह से भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। आप लोग ध्यान रखेंगे कि टू रेशियोज के बीच में अगर इक्वल का साइन आ गया तो ये प्रपोजन कहलाता है, और प्रपोजन को हम डिनोट कैसे करते हैं, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, इस तरह से इसको इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। परसेंटेज, परसेंटेज क्या था, ए परसेंटेज इज ए नंबर और रेशियो एक्सप्रेस एज द फ्रैक्शन ऑफ 100, क्या है परसेंटेज, क्या है, जैसे कि उस नाम से ही नॉलेज है, परसेंटेज मतलब पर 100 पे, ठीक है ना, पर 100 पे कोई वैल्यू है, ठीक है ना, उसे कहते हैं परसेंटेज। और इसका जो साइन होता है मैथमेटिकली, इसका जो साइन होता है वो क्या होता है, तिरछा डंडा और ऊपर नीचे दो बिंदी, ठीक है ना, ये होता है परसेंटेज का साइन, ठीक है ना। अब इसको डोनेट दिखाते कैसे, दर्शाते जैसे कोई दे रखा है 15%, 15%, तो इसका मतलब क्या हुआ 15 बाई 100, यानी पर 100 पे 15। कोई दे रखा 60%, तो सेम 60 बाई 100, यानी पर 100 पे 60, ठीक है ना, तो ये होता है परसेंटेज में, ठीक है ना। इसको दिखाते कैसे हैं 60%, 50%, ठीक है ना, ठीक है ना। तो रेशियो प्रपोजन के बाद परसेंटेज के बाद अगला आता है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, देखो प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है। सबसे पहले इसमें दो चीजें होती है, ठीक है ना, दो चीजें होती है, जैसे कोई होलसेलर है, ठीक है ना, कोई होलसेलर है या कोई मैन्युफैक्चरर है, ठीक है ना, कोई मैन्युफैक्चरर है या कोई होलसेलर है जो किसी फैक्ट्री से कोई वुड लाता है, कोई भी आर्टिकल लाता है, कोई भी सामान लाता है, ठीक है ना, वो मार्केट में क्या करता है, उस सामान को अपना कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट बढ़ा के उसको मार्केट में बेचता है, ठीक है ना। तो जो जिस रेट पे वो जो है मैन्युफैक्चरर से या होलसेलर से वो आर्टिकल लाता है उसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, द अमाउंट एट विच द आर्टिकल इज बॉट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस क्या है, शॉपकीपर जो है एक आर्टिकल या एक आइटम या एक गुड कुछ भी कह लो जो होलसेलर से या मैन्युफैक्चरर से लाता है, ठीक है ना, उसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। इस कॉस्ट प्राइस को हम शॉर्ट में सीपी भी कहते हैं, सीपी, सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। और उसी आर्टिकल को शॉपकीपर क्या करता है, कुछ अपना मुनाफा कमा के ग्राहक को, कस्टमर को क्या करता है, बेच देता है, ठीक है ना। तो वो जिस रेट पे उसको बेचता है उस रेट को कहते हैं सेलिंग प्राइस, यानी एसपी। ये आप ध्यान रखेंगे, द अमाउंट एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। तो ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस किसके लिए है, ये शॉपकीपर के लिए है, शॉपकीपर, होलसेलर, ठीक है ना, इनके लिए है। अब क्या है, जैसा कि हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है ना। प्रॉफिट, अब हमें प्रॉफिट कब होगा, लॉस को कब होगा। देखो कोई भी दुकानदार है, कोई भी दुकानदार है, यदि उसका कॉस्ट प्राइस, यदि वो मैन्युफैक्चरर से ज़्यादा दाम पे लाता है, ठीक है ना, मान लो वो 100 रुपीज़ का कोई सामान लेके आया, 100 रुपीज़ पीस के हिसाब से, और उसने उसे
120 रुपीज में बेचा, ठीक है ना, यानी 100 रुपये में लाया और 120 में बेचा, ठीक है ना। तो उस वाले केस में क्या हो जाएगा, जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब कॉस्ट प्राइस कम हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो जाएगा। उस वाले केस में उस शॉपकीपर को क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, ठीक है ना। सेम इसका उल्टा, यदि शॉपकीपर ने 110 रुपये का या 120 रुपये का कोई वुड सामान आर्टिकल खरीद के लाया मैन्युफैक्चरर से और उसने 100 का उसे बेच दिया, तो उस वाले केस में क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो जाए, सेलिंग प्राइस कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू कॉस्ट प्राइस से, तो उस वाले केस में उसे क्या हो जाएगा, घाटा हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस आपको पता होना चाहिए। सेलिंग कॉस्ट प्राइस क्या है, एंड द अमाउंट एट विच एन आर्टिकल इज बाउंड इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस, यानी कोई भी होलसेलर या दुकानदार अपने होलसेलर या मैन्युफैक्चरर से जिस रेट पे सामान अपना दुकान के लिए खरीदता है, ठीक है ना, उसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस उसके ऊपर वो कुछ मुनाफा कमा के जो मार्केट में बेचता है, ठीक है ना, मुनाफा कमाए ना कमाए जिस पे वो मार्केट में सप्लाई करता है उसे कहते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। अब कंडीशन क्या आता है, कंडीशन फर्स्ट क्या आता है, इफ सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, सीपी इज ग्रेटर देन, कहीं कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो और सेलिंग प्राइस कम हो, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। कॉस्ट प्राइस यदि ज्यादा हो, सेलिंग प्राइस यदि कम हो, तो क्या होगा, लॉस, लॉस होगा ना भैया, हमने जिस रेट से खरीदा उससे कम दामों में हमने बेच दिया, ठीक है ना, तो हमें तो घाटा हो गया ना। सपोज हमने 100 रुपये से कोई पीस, मान लो पेन है, हमने 100 रुपये से खरीदा और हमने अपने ग्राहक को उसको 80 रुपये में बेच दिया, तो हमें तो घाटा हो गया। घाटा क्या होगा, उस वाले केस में हमारा कॉस्ट प्राइस 100 रुपये और सेलिंग प्राइस 80 रुपीज़, तो हमें 20 रुपीज़ का क्या हो गया। तो कैसे निकालेंगे, लॉस इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। इस वाले केस में हमें क्या हो जाता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस हमारा उस समय ज्यादा होगा, जिस रेट में हम मैन्युफैक्चरर से या होलसेलर से खरीद के लाएंगे वो रेट हमारा ज्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू मार्केट प्राइस जो हम बेच रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा कंडीशन क्या होता है, दूसरा कंडीशन क्या होता है, इफ सीपी इज लेस देन एसपी, यानी कॉस्ट प्राइस कम हो और सेलिंग प्राइस ज्यादा हो। कहने का मतलब, अगर हम ये पेन 100 रुपये से होलसेलर से या मैन्युफैक्चरर से खरीद के लाए हैं और हम इसको मार्केट में 120 का बेच रहे हैं, ठीक है ना, तो हमें क्या हो रहा है, भाई हमने 100 रुपये में खरीदा और 120 में बेचा, तो हमें 20 रुपये का क्या हो रहा है, ये प्रॉफिट हो रहा है, 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है ना। तो वो 20 रुपये क्या उस वाली कंडीशन में हमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। उस वाले केस में क्या होता है, प्रॉफिट के केस में सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और लॉस वाले केस में कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो ये होगा प्रॉफिट एंड, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डिस्काउंट, ठीक है ना। अब डिस्काउंट क्या है, हमने कॉस्ट प्राइस, हमने प्रॉफिट लॉस पढ़ लिया, कॉस्ट प्राइस पढ़ लिया, सेलिंग प्राइस पढ़ लिया, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लिया। अब क्या है डिस्काउंट, ठीक है ना। डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट इज ए रिडक्शन गिवन ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, यानी डिस्काउंट बराबर क्या होता है, डिस्काउंट बराबर क्या होता है, डिस्काउंट बराबर क्या होता है, मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस
माइनस सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, ठीक है ना, यानी मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ठीक है ना, उसे कहते हैं डिस्काउंट। यानी मार्केट मार्केट में मान लो कोई सामान 200 रुपए का बिक रहा है, ठीक है ना, और किसी शॉपकीपर ने आपको वो कितना कर दे दिया, 180 रुपए का, तो आपको डिस्काउंट कितने का मिल गया, 20 रुपीज का डिस्काउंट मिल गया, ठीक है ना। तो ये होता है डिस्काउंट, मैं जिसे हम अपनी भाषा में बार्गेनिंग कहते हैं, यानी तोल मोल करके। यानी आप किसी दुकानदार के पास जाते हो, ठीक है ना, आपको कोई चीज़ पसंद आए तो उसका रेट मार्केट रेट बता देगा, ठीक है ना, कोई भैया इतने रुपए है, आप बोले नहीं भैया थोड़ा कम कर लो, थोड़ा कम कर लो, और आपके कहने के बाद अगर वो 20 50 100 रुपये कम कर देता है तो वो क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया, ठीक है ना, आपके लिए क्या हो गया, वो डिस्काउंट हो गया, मतलब मार्केट प्राइस से वो आपको आपसे कम लेगा, ठीक है ना, इसे कहते हैं डिस्काउंट, ठीक है ना। तो डिस्काउंट समझ में, कभी कभी क्या होता है, डिस्काउंट जो है परसेंटेज में भी दे रखे होते हैं, जैसे कोई कंपनी किसी चीज़ का ऐड या वो करने के लिए आपको, आपने देखा होगा कि इतने परसेंट डिस्काउंट, इतने परसेंट डिस्काउंट, तो वो डिस्काउंट क्या होता है, मार्केट प्राइस पे ही होता है, ठीक है ना। जैसे कोई भी दे रखा है कि 20% डिस्काउंट, इसका मतलब क्या है, 20% डिस्काउंट, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, कोई आइटम अगर मार्केट में 200 रुपए का है, ठीक है ना, 200 रुपए का है कोई अगर आइटम मार्केट में, उसका आपको खरीदने जाओगे उस दुकान पे, आपको सीधे 20% डिस्काउंट, 20% मतलब क्या हुआ, 200 का 20% निकालो, 100 इंटू, यानी 40 रुपए, 40 रुपए, यानी वो 20% डिस्काउंट के बाद वो चीज़ आपको कितने का मिलेगा, 200 माइनस 40 इक्वल 160 रुपए का, ठीक है ना। तो ये परसेंटेज वाला डिस्काउंट आपको, जैसे आप देखते हो जो आज दिन प्रचार में अपना लगाते हैं 20% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, ठीक है ना, तो डिस्काउंट हमेशा ध्यान रखना, डिस्काउंट जो होता है हमेशा मार्केट प्राइस पे ही होता है, ठीक है ना, डिस्काउंट मार्केट प्राइस पे होता है, और डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है, या वैट, ठीक है ना। ये टैक्स क्या होती है, टैक्स देखो, टैक्स वो है जो हम जब कोई सामान मार्केट से खरीदते हैं तो उस पे हमने कई बार नोटिस किया, कई बार देखा होगा कि जो बिल होता है उसमें कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा जोड़ा जाता है, ठीक है ना, शॉपकीपर द्वारा कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा ले लेते हैं, वो क्या होता है, टैक्स होता है, ठीक है ना। तो ये देखो क्या है, सेल्स टैक्स इज चार्ज बाय द शॉपकीपर फ्रॉम द कस्टमर ऑन सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम एंड एडिड टू द वैल्यू ऑफ द बिल, ठीक है ना, यानी शॉपकीपर द्वारा अपने कस्टमर को क्या होता है, सेलिंग प्राइस के ऊपर कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा लिया जाता है जो सेल्स टैक्स के रूप में जाता है, ठीक है ना, वो वैल्यू एडेड ऑफ द बिल होता है, ठीक है ना। और ये जो वो सेल्स टैक्स होते हैं ये सीधा कहाँ जाता है, ये कस्टमर शॉपकीपर के द्वारा गवर्नमेंट को जाता है। उसी तरह वैट होता है, वैट का मतलब क्या होता है, वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है ना, ये भी एक तरह का टैक्स ही है जो इंक्लूडेड होता है इन द प्राइस, इन द प्राइस इज नोन एज वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है ना। उसके बाद 1 जुलाई 2017 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस जीएसटी, ठीक है ना, जुलाई 1 2017 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक जीएसटी नाम कर एक टैक्स इंक्लूड किया है जिसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, विच इज लेड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ, यानी गुड्स की सप्लाई में भी लग सकता है, सर्विस पे भी, या दोनों में लगता है, ठीक है ना। ये डायरेक्टली शॉपकीपर के द्वारा कहा जाता है, गवर्नमेंट को जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या
टैक्स को एक एग्जाम्पल से और बेहतर समझ सकते हैं। देखो एक एग्जाम्पल है, सेलिंग ब्रॉड एन आर्टिकल ऑफ ₹784, ठीक है ना, विच इंक्लूड जीएसटी ऑफ 12%, ठीक है ना। आपको समझना है कि सलीम ने कोई आर्टिकल खरीदा ₹784 में, जिसमें क्या है 12% जीएसटी इंक्लूडेड है, ठीक है ना। आपको क्या बताना है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी वाज एडेड, यानी आपको इस आर्टिकल की प्राइस बताना है जो जीएसटी से पहले की थी, ठीक है ना। तो इसको सॉल्यूशन देखो कैसे करते हैं, ठीक है ना। देखो कैसे करते हैं, लेट when the price of article is equal to 100 rupees, ठीक है ना, then GST is equal to 12 rupees, clear. Let's when the price of an article is before selling 100 rupees, then GST is 12 rupees, 12%, यानी 100 पे 12 rupees, ठीक है ना। आफ्टर GST the selling price of article is equal to 120, clear है। आफ्टर GST सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 112 rupees, क्लियर है, ठीक है ना, इतना क्लियर है। आफ्टर GST द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 112 rupees when the selling price 112 rupees, then actual price will be 100 rupees, clear है। when the selling price is 112 rupees, then actual price will be 100 rupees, ठीक है ना, ठीक है ना। when the selling price 1 rupees, then actual price is equal to 100 by 112 rupees, क्लियर है ना, बाय यूनिटी मेथड से, ठीक है ना। यानी when selling price 112 rupees and actual price 100 rupees before GST, then selling price 1 rupees then actual price 100 by 112, and then selling price कितना दे रखा है, सेलिंग प्राइस 784 rupees, then actual price is equal to 100 by 112 into 784, ठीक है ना। तो इससे दे दो कितना कितना जाएगा,
इससे जाएगा ये 12 से 2, इसे काटो 7 8 4 6 जाएगा 1 1 2, जाएगा 7 से 2, देखो 7 से कितना जाएगा 7 2 जा 14 1 7 7 8, ठीक है। तो ये जाएगा 7 टाइम्स, ठीक है ना, 7 8 4, क्लियर है ना, 7 टाइम्स। तो इससे ये काट दो 7, यानी एक्चुअल प्राइस कितना आ जाएगा 700 700 क्या आ जाएगा एक्चुअल प्राइस, यानी बिफोर इंक्लूडेड जीएसटी द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 700 रुपीज। क्लियर है ना, यही हमसे पूछा था, बिफोर जीएसटी वॉज एडेड क्या हो जाएगा 700 रुपीज, ठीक है ना, ठीक है बच्चों। तो इसी चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, आगे है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना। अब आता है सिंपल इंटरेस्ट किसे कहते हैं, जैसे हमने पढ़ा है सिंपल इंटरेस्ट किसे कहते हैं, जब हम है ना, जैसे हमने बैंक से लिया, सपोज करो हमने बैंक से 10,000 रुपये लिया, ठीक है ना, तो बैंक हमें फ्री तो देगा नहीं, ठीक है ना, उसके लिए हमें बैंक को क्या करना पड़ेगा 10,000 में कुछ बढ़ा के देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो जो बढ़ा के हम एक्स्ट्रा मनी उसको दे रहे हैं, ठीक है ना, उस मनी को हम कहते हैं इंटरेस्ट, ठीक है ना। अब इंटरेस्ट किन चीज़ों पे डिपेंड रहता है, इंटरेस्ट रहता है रेट पे, ठीक है ना, वो आपको किस रेट पे इंटरेस्ट दे रहा है, दूसरा वो कितने समय के लिए आपको दे रहा है, ठीक है ना, टाइम, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट का वो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में देखो दो चीजें होती है, क्या होती है, सम और प्रिंसिपल। एक होता है सम और प्रिंसिपल, ये क्या होता है, ये वो अमाउंट होता है जो बैंक तुम्हें लोन दे रहा है, ठीक है ना, वो अमाउंट होता है फिक्स अमाउंट। जैसे तुमसे मैंने 1,000 रुपये 1,000 रुपये उधार लिया, ठीक है ना, ठीक है ना, और मैंने कहा कि मैं 2 महीने बाद या 3 महीने बाद आपको लौटाऊंगा, ठीक है ना। तो वो जो 1,000 रुपये मैंने आपसे लिया, तो वो क्या हो गया सम या प्रिंसिपल, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है इंटरेस्ट, इसके बाद आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है, अब आपसे मैंने 3 महीने के लिए 1,000 रुपये तो ले लिया, लेकिन 3 महीने बाद आपको 1,000 रुपये के साथ कुछ एक्स्ट्रा पे करूंगा, ठीक है ना, उस वो जो एक्स्ट्रा पे है उसे कहते हैं, वो होता है इंटरेस्ट, ठीक है ना। और तीसरा होता है अमाउंट। अब ये अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी जो पैसा मैंने आपसे उधार लिया था, ठीक है ना, वो तो हो गया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या है, जो उसके साथ मैं जोड़ के आपको दे रहा हूं, ठीक है ना, वो हो गया इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो ये हो गया अमाउंट। आप देखो, आप जैसे दे रहा है सिंपल इंटरेस्ट, एक दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट मतलब होता क्या है, सिंपल इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, ठीक है ना, बटे अपॉन 100, ठीक है ना। अब यहां देखना है कि ये पी का मतलब तो हो गया प्रिंसिपल, जो मैंने, है ना, प्रिंसिपल जो आप मुझे जो अमाउंट दे रहे हो फिक्स अमाउंट, ये हो गया प्रिंसिपल, ठीक है ना। अब ये आर का मतलब क्या होता है, रेट
रेट क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब आप जो हमें दे रहे हो, ठीक है ना, वो फ्री में तो नहीं दे रहे हो। आप एक निश्चित समय के लिए आप मेरे से कह रहे हो इतने मुझे अमाउंट, इतना मुझे देना, ठीक है ना, बढ़ा के देना, 50 रुपया 20 रुपया जैसा भी हो, तो वो कहलाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना। रेट मतलब जैसे आप कह रहे हो कि मुझे, चलो मैंने आपसे 500 रुपये लिया या 1000 रुपये लिया, आप कह रहे हो कि ठीक है मुझे 10% के हिसाब से देना, या 5% के हिसाब से देना, या 20% के हिसाब से देना, ठीक है ना, तो वो हो गया रेट। तो रेट हमेशा देखना, हमेशा परसेंटेज में ही रहेगा, ठीक है ना, एक बात नोट करना, रेट जो है ऑलवेज परसेंट में ही रहता है, ठीक है ना। तीसरा चीज है टाइम, टी, टी स्टैंड्स फॉर टाइम, टाइम टेकन, यानी आप जितनी अवधि के लिए ले रहे हो, ठीक है ना। तो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला, ये आपको याद रखना ये सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला, ठीक है ना। अब देखते हैं इससे संबंधित एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये है कोई एग्जाम्पल है, ठीक है ना। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹20,000 फॉर 3 years at 10% per annum and find the amount to be paid end of 3 years। तो आपसे क्या कह रहा है कि कोई सिंपल इंटरेस्ट निकालना है ₹20,000 का 3 साल के लिए, ठीक है ना। तो ये सॉल्यूशन देखो कैसे होगा। हमें क्या दे रखा है? प्रिंसिपल क्या दे रखा है? प्रिंसिपल क्या दे रखा है? 20,000, ठीक है। उसके बाद टाइम कितना दे रखा है? टाइम पीरियड कितना दे रखा है? टाइम पीरियड दे रखा है 3 years, ठीक है। और रेट क्या दे रखा है? मैंने आपसे सबसे पहले कहा था रेट जो है हमेशा परसेंटेज में ही होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। क्या दे रखा है? 10%, ठीक है ना। तो ठीक है, आप क्या निकाल लो इससे? सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो सबसे पहले। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला क्या होता है जो बताया था? P इंटू R इंटू टी बाई 100, ठीक है ना। तो बस आप इसको फिट कर दो इसमें। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P हो जाएगा 20,000 इंटू R कितना हो जाएगा? 10 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100, 10101010, ठीक है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या कितना आ गया? 23 जा 6,000, ठीक है ना। ये तो हो गया 6,000 रुपीज जो है क्या हो गया? सिंपल इंटरेस्ट हो गया। 3 साल बाद वो केवल इंटरेस्ट हो गया 6,000। अब क्या कह रहा है? फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एंड ऑफ द 3 years। तो क्या अमाउंट क्या हो जाएगा? अमाउंट विल बी प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल कितना है? 20,000 प्लस 6,000 इज इक्वल टू 26,000, ठीक है ना। तो इस तरह से करते हैं सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना। ये तो था सिंपल इंटरेस्ट। अब आता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। थोड़ा सा इससे अलग है, ठीक है ना, थोड़ा सा इससे अलग है, पर कैलकुलेशन लगभग सेम है, बस आपको समझना है, ठीक है ना। लास्ट में देखते हैं क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट हमने जान लिया कैसे होता है। अब आता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? लगभग सिंपल इंटरेस्ट की तरह ही है, पर इससे थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है? जैसे सिंपल इंटरेस्ट में तो हम निकालते, जैसे कोई 2 साल के लिए ले रहा है, 3 साल के लिए ले रहा है, तो वो क्या है? सिंपल हमने निकाल दिया, सिंपल।
लेकिन इसमें क्या है, हर साल जो है प्रिंसिपल बदलता रहता है। कैसे बदलता है, जैसे हमने 3 साल के लिए कोई रुपए लिया, मान लो 1000 रुपये हमने 3 साल के लिए लिया, ठीक है ना, 1000 रुपये, 1000 रुपीज, ठीक है ना, हमने लिया रुपीज, ये हो गया प्रिंसिपल, ठीक है ना, और टाइम कितना हो गया, 3 इयर्स, ठीक है ना, और रेट ऑफ वो क्या है, 10% रेट हो गया, ठीक है ना। सपोज करो ये हमने लिया, सिंपल इंटरेस्ट तो हो जाएगा जैसे हमने किया था वैसे। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट देखो कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, उसके बाद बताते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है, जो पहले जैसे 3 साल दे रखा है यहाँ, तो 3 साल को हम अलग अलग निकालेंगे, ठीक है ना, 3 साल को अलग अलग निकालेंगे और हर साल जो है इसका प्रिंसिपल बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, जो पहले साल का जो प्रिंसिपल होगा वो पहले साल सिंपल इंटरेस्ट की तरह निकाल लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे, जितना इंटरेस्ट आएगा दूसरे साल के लिए वो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट, मतलब जो अमाउंट है वो उसका प्रिंसिपल बन जाएगा, ठीक है ना। तो देखो कैसे करते हैं, जैसे सिंपल इंटरेस्ट हो, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, क्लियर है, फर्स्ट साल के लिए, ये फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है ना। सपोज करो ये पहले साल के लिए निकाल रहे हैं, तो इसके ऐसा ही क्या हो जाएगा, ऐसा ही बराबर हो जाएगा 1000 इंटू 10 इंटू 1/100, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 100 रुपीज, ठीक है ना। इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 100 रुपीज, SI क्या हो जाएगा 100 रुपीज फर्स्ट साल के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है ना। अब सेकेंड ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, SI इज इक्वल टू सेम, ठीक है ना, लेकिन लेकिन यहां जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल जो है चेंज हो जाएगा, क्या, वो प्रिंसिपल क्या चेंज हो जाएगा, पहले साल का अमाउंट, अमाउंट बराबर क्या, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी कि प्रिंसिपल कितना था 1000 प्लस 100 इक्वल टू, ठीक है ना। तो ये पहले दूसरे साल का जो प्रिंसिपल आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 11, ये ध्यान रखना है, बस यही थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्या हो जाएगा, जैसे जैसे कि फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी बटे 100, सॉरी 100, तो ये क्या हो जाएगा, SI सेकेंड साल के लिए क्या हो जाएगा 110 रुपीज, ठीक है ना। अब 110 रुपीज, अब थर्ड साल के लिए क्या हो जाएगा, थर्ड साल के लिए क्या हो जाएगा, SI इज इक्वल टू P, थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये देखो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा जो पहले जो प्रिंसिपल था, ठीक है ना, जो पहला जो फर्स्ट साल का प्रिंसिपल था वो प्लस पहले साल का जो इंटरेस्ट था वो प्लस दूसरे साल का जो इंटरेस्ट है, यानी टोटल कितना हो जाएगा 1200
ये हो जाएगा प्रिंसिपल। ठीक है ना, तो करो इसको। इंटू 10 इंटू 1/100। ठीक है ना, इसका क्या हो जाएगा 121 रुपीज। ठीक है ना, तीसरे साल का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 121 रुपीज। तो आफ्टर 3 ईयर, ठीक है ना, लिखोगे आफ्टर 3 ईयर अमाउंट विल बी क्या हो जाएगा 1000 प्लस तीनों साल का इंटरेस्ट। तीनों साल का इंटरेस्ट क्या क्या हो जाएगा, फर्स्ट 100 रुपीज प्लस 110 प्लस 121 कितना हो जाएगा 1, ठीक है, 2, 3, 1, 2, 3, 1। तो ये आपको आफ्टर 3 ईयर पेड करना पड़ेगा टोटल अमाउंट। ठीक है ना, तो ऐसे निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है ना, तो ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है ना, फर्स्ट साल का अलग, सेकंड साल का अलग, थर्ड साल का अलग। खाली आपको ध्यान दे रखना है फर्स्ट साल में ये प्रिंसिपल आ जाएगा, सेकंड साल में ये प्रिंसिपल, इस फर्स्ट साल का प्रिंसिपल प्लस फर्स्ट साल का इंटरेस्ट मिलके बनेगा सेकंड साल का प्रिंसिपल। उसी तरह सेकंड साल का थर्ड साल का प्रिंसिपल क्या बनेगा, फर्स्ट साल का प्लस सेकंड साल का इंटरेस्ट प्लस फर्स्ट साल का प्रिंसिपल। बस ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना, अब इन सब चीजों से, ठीक है ना, ये तो बड़ा लंबा लंबा पड़ा जाता है। जैसे कोई आ गया 5 साल के लिए, कोई कह रहा है 10 साल के लिए, तो ये ऐसे तो निकालना बहुत टफ पड़ जाएगा और बहुत लंबा भी खींचेगा, बहुत टाइम भी लग जाएगा। तो इसका एक शॉर्टकट फार्मूला है। ठीक है ना, वो फार्मूला क्या है वो बताते हैं। A is equal to P 1 plus R by 100 to N। ठीक है ना, ये है फार्मूला। A इज इक्वल टू अमाउंट होता है, अमाउंट जो वो कितने टाइम बाद पे करेगा। ठीक है ना, और P का मतलब आप सब जानते ही हो प्रिंसिपल होता है। ठीक है, R का मतलब होता है रेट होता है। ठीक है ना, और N का मतलब होता है टाइम पीरियड, टाइम। ये ध्यान रखना हमेशा क्या होगा ईयर्स, हमेशा ये साल में दे रखा होगा। ठीक है ना, इस फार्मूले से हम सीधा निकाल सकते हैं। ठीक है ना, अब इसमें क्या होता है, इसमें कहेंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का सिंपल सा है। कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है ना, जो अमाउंट आपको 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल बाद जो पे करना है, ठीक है ना, उसमें से अगर आप प्रिंसिपल जो अमाउंट होता है वो अगर निकाल दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है ना, तो ये था सारा आपके कंपेयरिंग क्वांटिटीज से